हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूहिंद एकेडमी में। तो आज से हम यूपी टेट की मैथ को विधिवत तरीके से करेंगे। हम इसको ना प्रैक्टिस सेट से करेंगे। प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम एक एक करके आराम से करेंगे। ठीक, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत सरल तरीके से आपको बताएंगे चीज़ों को। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं आपके 2018 के प्रैक्टिस सेट से। ठीक, 2018 में 30 क्वेश्चन मैथ में आए थे। वो हमेशा ही 30 क्वेश्चन ही आते हैं मैथ से। किसी भी मतलब यूपी टेट में अगर आप एग्जाम दोगे तो आपको 30 क्वेश्चन ही मिलेंगे देखने को। ठीक, तो हम सभी क्वेश्चन को करेंगे, हर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को बहुत विधिवत तरीके से करेंगे। ठीक, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पहले आप उसे देखिए एक बार। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो ये हमारे मैथ में आया था। वैसे अगर आप लोग किसी अदर यूपी टेट के अलावा किसी अन्य चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसे रीजनिंग में पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन ये मैथ में आया था तो हम मैथ में कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। हम क्वेश्चन को बहुत आराम से समझाएंगे आपको। बस आप लोग ध्यानपूर्वक समझना है आपको। ठीक, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है, इन्होंने बता दिया क्या, इसी तरीके से लिखना है आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। 4/8/2017, 4 तारीख 8वां महीना, सन कौन सा, 2017। इस दिन इन्होंने कहा कि शुक्रवार था इस तारीख को। ठीक ना, इस तारीख को क्या था, शुक्रवार। अब इन्होंने कहा कि 61 दिनों के बाद आपको बताना कौन सा दिन होगा। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक, अब और क्वेश्चन में क्या पूछा, 61 दिनों के बाद। बस इसी चीज़ को पकड़ लेना आप। अब आप एक एक दिन करके गिनिए, बहुत टाइम लगने वाला है अगर आप एक एक करके दिन को गिनना शुरू कर रहे हो। ठीक है ना, तो हम इस तरीके नहीं करेंगे एक एक दिन करके। अगर आप एक चीज़ मैं बता दूं, हर 7 दिनों के बाद वही दिन आता है, मतलब रिपीट होता है। जैसे कि अगर आज रविवार है तो अगर आज रविवार है तो इस 7 दिनों के बाद फिर से पुनः रविवार ही आएगा। सोमवार है तो 7 दिनों के बाद सोमवार आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि आज जो दिन है उसमें हम 7 दिन जोड़ दें तो वही दिन आ जाएगा। ठीक, जैसे कि आज हमने मान लिया सोमवार को दे दिया, एक वैल्यू दे दी, 1 दे दी हमने। ठीक, तो इसमें 7 जोड़ दें तो वही दिन आ जाएगा। कौन सा, 8। मतलब 8वां दिन कौन सा होने वाला, रविवार। ठीक, 8वां दिन रविवार हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ समझ गए। कोई किसी भी दिन में आप अगर 7 जोड़ देते हैं तो उसके बाद जो दिन आएगा वो वही दिन आ जाएगा जिस दिन में आप 7 जोड़ रहे हो। तो इसको इतना बस आप समझिए। अब इसको किस तरीके करना है ये चीज़ देखिए। हम इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले 61 दिनों के बाद पूछा। अगर हम 7-7 दिन जोड़ें, देखिए ना, 4 में 7 दिन जोड़ दें तो क्या आने वाला, शुक्रवार। फिर 7 दिन जोड़ दें, फिर शुक्रवार, फिर 7 दिन जोड़ें, फिर शुक्रवार, फिर 7 दिन शुक्रवार, फिर शुक्रवार, फिर शुक्रवार, फिर शुक्रवार। पहले दिन देख लीजिए कितने जोड़ दिए हमने। 7, 14, 21, 28, 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56 दिन हो गए हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हम 7 को जोड़ चुके हैं तो 56 दिन हो गए हैं। ठीक, तो देखिए 56 दिन तो आपके हो चुके हैं। इन्होंने कहा 61 दिनों के बाद। 56 दिनों में कौन सा दिन आ रहा है, पुनः आ रहा है आपका यहाँ शुक्रवार। अब यहाँ से आपको गौर करना है, 56 दिन हो चुके हैं। 56 के बाद शुक्रवार, मतलब 58वां दिन कौन, 57वां दिन कौन सा होगा, शनिवार। 58वां रविवार, 59वां, 60वां, 61वां। अब देखिए यहाँ तक। ठीक, ये होने वाला है आपका शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल और बुध। तो ये आपके 61 दिन यहाँ तक आ गए हैं। दिन कितने हो गए, बुध। तो लेकिन इन्होंने कहा 61 दिनों के बाद। यहाँ तो बुध है, के बाद वाला दिन, जस्ट अगला दिन कौन सा आ रहा है आपका, बृहस्पति। आपका आ गया बृहस्पति। ये तो हो गया एक तरीका जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया करने में। तो आपको इस तरीके से तो करना ही नहीं है। बस ये मैंने समझाया है कि इसको एक इस तरीके से किया जाता है। ठीक, लेकिन हम किस तरीके करेंगे, जिस तरीके से हमको एग्जाम में करना है। तो देखिए वो तरीका कौन सा है। तो देखिए हम जिस तरीके से एग्जाम में करेंगे उस तरीके से एक बार कर लेते हैं। ठीक, आप देखना, एक तरीका आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक, बहुत सिंपल तरीका है। आपको सबसे पहले क्या करना, 61 को उठाना है आपको। मैंने क्या कहा ना, 7 दिनों के बाद वही दिन आता है। तो आप यही सोच के 7 से भाग कर दीजिए 61 में। 61 से 7 से भाग करना है, इस तरीके कीजिए आप। 7 से 61 में भाग कर दीजिए। ठीक, कितनी बार जाएगा, 8 बार। पूरा नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। 8 7 56, शेष कितना आया, 5। तो ये जो 5 शेष आए हैं ना, इसी शेष का कमाल है इस आंसर को निकालने में। ठीक, क्या, शुक्रवार में 5 जोड़ दीजिए आप। शुक्रवार में 5 जोड़ दीजिए, उसके बाद मतलब 5वां दिन जो होगा ना
शुक्रवार से गिनना शुरू कीजिए 5 दिनों को। क्या? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध। बुध आ रहा, लेकिन इन्होंने क्या कहा है? के बाद। 5वां दिन तो बुधवार आ गया, अगर शुक्रवार में 5 जोड़ देंगे तो बुधवार आ गया, ठीक। लेकिन इन्होंने कहा है कि 61 दिनों के बाद, मतलब हम समझेंगे यहाँ पर कि 5 दिनों के बाद। 5 तक तो आपके 61 हो रहे हैं, तो इन्होंने 61 दिनों के बाद कहा है, मतलब 61वां दिन है जो, वो आएगा आपका बुधवार, और जो 62वां दिन है वो पूछा है इन्होंने। 62वां दिन कौन सा? तो बन जाएगा आपका बुध के बाद जस्ट आंसर आपका होगा बृहस्पतिवार, ठीक है ना। बुध के बाद जस्ट आपका आंसर बृहस्पतिवार हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ समझ में आया होगा आपको, ठीक। मैंने बहुत आराम से चीज़ों को समझाया आपको, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे कीजिए और फिर समझिए, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ थ्योरी सीख लेते हैं, ठीक। वो बहुत ज़रूरी है आपको इस क्वेश्चन से करने से पहले। मैंने कहा ना कि जिस क्वेश्चन को करेंगे उससे जुड़ी हुई हर चीज़ को सीख लेंगे हम, जिससे कि जब हम अगला प्रैक्टिस सेट दें, अगर उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है तो वो हमको बन जाए, ठीक। तो देखिए, आपको क्या सीखना है सबसे पहले। जब दो समांतर रेखाएं हों, दो समांतर रेखाएं इस तरीके दी हों, चाहे तो इस तरह से दो समांतर रेखाएं दे जाएं, ठीक है। समांतर खींची गई हों दो रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? दोनों समांतर खींची जाती हैं, आमने सामने, ठीक। और उनके बीच में एक इस तरीके कोई रेखा जा रही हो, तिर्यक रेखा मान लीजिए, कोई भी इस तरह से कोई भी रेखा जाए, टेढ़ी मेढ़ी ऐसी चली जाए, ऐसी चली जाए, कैसी भी चली जाए, ठीक। ये तो मैंने बता दिया है कि इस तरीके से खींच सकते हो, ठीक। इस पर हम काम करेंगे, ठीक। और इसमें एंगल दिए हों, इसमें एंगल बन रहे हो, कैसे एंगल बन रहे हो हम पहले दे लेते हैं। मान लिया ये एक एंगल हो गया कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा दे दिया, इसको चौथा नाम दे दिया, इसे हमने 5वां नाम दे दिया, इसे छठा दे दिया, इसे 7वां दे दिया, इसे 8वां दे दिया। आप शांत रहिए, बिल्कुल मत घबराइए, ये सारी चीज़ें अभी समझ में आएंगी, अभी सिर्फ आप इसी तरीके से समझते चलिए, ठीक। तो ये हमने नाम दे दिया, अब ये नाम दे दिया, अब समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा। तो देखिए, आप हेडिंग डालिए सबसे पहले संगत कोण, ठीक। संगत कोण आप हेडिंग डालिए, संगत कोण आप हेडिंग डालिए, संगत कोण, ठीक। इसको इंग्लिश में कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल माने कोण, ठीक। करस्पॉन्डिंग माने संगत, ठीक। करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ठीक, इंग्लिश में। संगत कोण कौन से होते हैं? तो जो संगत कोण होते हैं ना, अभी आप लिख लीजिए, मैं बताऊंगा इसमें संगत कोण कौन कौन से हैं। संगत कोण मतलब ये कोण हमेशा बराबर होते हैं, जो संगत कोण होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं, ठीक। एक कोण हमेशा आपके बराबर होंगे, संगत कोण जो भी होंगे, ये कोण आपके हमेशा ही बराबर होते हैं, ठीक। संगत कोण जो होते हैं, तो इसमें कौन कौन से संगत कोण कहलाएंगे? देखिए, जो ये आपका 1 है ना, ये 5 है, ये आपके संगत कोण हुए। ये 2 है, जो ये 6 है, संगत कोण। 4, 8, 3, 7, ठीक, संगत कोण। आप देखते चलिए और समझते चलिए चीज़ों को, कौन कौन से एंगल को मैंने संगत कोण बोला। देखिए, जो कोण मतलब 1 बराबर कोण 5, ये दोनों अगर यहाँ 60 डिग्री दिया है, 60 मतलब 60 डिग्री कोण दिया है, तो ये भी 5वां कोण भी 60 डिग्री होगा। कब होंगे जी? जैसे कोई त्रिभुज है, चतुर्भुज, त्रिभुज, कुछ भी है, त्रिभुज दिया है जैसे कोई, ठीक है। इसमें कोई मतलब इस तरीके रेखा खींच दी गई, दो समांतर रेखाएं खींच दी गई हैं त्रिभुज में, एक ये समांतर रेखा खींच दी गई है, ठीक। अब अगर ये कोण आपको पता है ना, समांतर रेखाएं हैं दोनों ये, ठीक। अब अगर अभी समझ में नहीं आ रहा इस तरीके, देखिए इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं सीधे, क्योंकि किसी भी रेखा को सीधी हम आगे ले जा सकते हैं, ये भी सीधी आगे लेगा। क्वेश्चन में आप बोलेंगे कि ये दोनों रेखाएं मतलब कुछ भी ABCD रेखाएं समांतर हैं, इस तरीके से बोलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा तो, ठीक। तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होंगे, किस तरीके? इस थ्योरी से, क्योंकि संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण कौन कौन से होते हैं? दूसरा, छठा, पहला, 5वां, ठीक है ना, और तीसरा, 7वां, चौथा, 8वां, मतलब ये कोण बराबर होंगे, ये कोण बराबर होंगे, ठीक। समझ में अब आ रहा होगा आपको, ठीक। अब देखिए, 1 और 5 बराबर हो गए आपके, कोण 2 और कोण 6 बराबर होगा आपका, कोण 3 और कोण 7 बराबर होगा, कोण 3 और कोण 7 बराबर होगा, कोण 4 और कोण 8 बराबर होगा, कोण 4 और कोण 8 आपका बराबर होगा। तो ये कोण इसलिए बराबर होंगे क्योंकि एक और संगत कोण कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी में, दूसरी हेडिंग डालिए आप लोग, एकांतर कोण, ठीक।
अल्टरनेट एंगल इसको बोलते हैं, एकांतर कोण को हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। अब एकांतर कोण कौन से होते हैं उनको देखिए। एकांतर कोण जो होते हैं ना वो भी आपस में बराबर होंगे, इनको लिख लो, ये आपस में बराबर होते हैं, ये भी आपस में आपके बराबर होते हैं। जो भी एकांतर कोण होते हैं ये भी आपके आपस में ना बराबर ही होते हैं। ठीक, जिस तरीके संगत कोण बराबर होती है इस तरीके एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब आपको पहचानना होगा कि कौन से संगत कोण होते हैं, कौन से एकांतर कोण। तो मैंने संगत कोण की थ्योरी आपको समझा दी है, अब एकांतर कोण पर आप ध्यान दीजिए। तो एकांतर कोण जो होंगे वो आपके कहलाएंगे, इस तरीके से कोई दो समांतर रेखाएं खींची गई हो, बीच में कोई लाइन गई हो, तो आप पहचान जाइए कौन से, मतलब इस तरीके से ये और ये एंगल 3 और 5, 3 कोण 3 कोण 5, ये आपके एकांतर कोण कहलाएंगे। 4 और 6 कोण 4 कोण 6, मतलब दो समांतर रेखाएं गई हैं, एक ही लाइन पे बनी, ये एंगल आपके कहलाएंगे और ये समान होंगे। ये किस लिए? एकांतर कोण की थ्योरी से ये दोनों एंगल आपके समान हो जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट डालिए शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, नेक्स्ट है आपका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन से कहलाते हैं? जो भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे वो आपके आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है आपका। तो शीर्षाभिमुख कोण आपके आपस में बराबर होंगे। कहलाते कौन कौन से शीर्षाभिमुख कोण? तो शीर्षाभिमुख कोण आपके कहलाएंगे, दो समांतर रेखाएं गई हैं, एक बीच से दोनों को टच करती हुई ये रेखा निकल रही है, जो आपके शीर्षाभिमुख कोण हो गए ये वाले, ठीक है ना, ये और ये। ठीक, ये वाले, ये और ये आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से? 1 और 3 ये आपस में बराबर होंगे। अगर ये आपका 60 है तो ये भी आपका 60 डिग्री ही होगा, ये अगर आपका 40 है तो ये भी 40 होगा। इस तरीके से शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो देखिए, मतलब कि अब समझ में आ रहा होगा कि कोण 1 और कोण 3 बराबर होंगे, कोण 2 कोण 4 बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, 5 और 7 6 और 8 बराबर होगा। ठीक, कोण 5 कोण 7 बराबर होगा, कोण 6 आपका कोण 8 बराबर होगा। ये इसलिए बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये कोण आपके आपस में बराबर होंगे। अब हम थोड़ी सी और चीज़ें इसी में उनको समझ लेते हैं। देखिए, अब कुछ चीज़ें और समझ लीजिए आप, इसी में अलग से चित्र बना के समझा दे रहे हैं। ठीक, अब ये जो एंगल होगा ना आपका, ये वाला, इसको मान लिया ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 दिया है। ठीक, ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8 है एंगल। ठीक, अब देखिए ये 4 और 5 ये वाले, ये आपके आंतरिक कोण कहलाते, 3 और 6 ये आपके आंतरिक कोण कहलाएंगे किसी भी चित्र में, त्रिभुज चतुर्भुज उनमें। ठीक, हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। अभी जो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में है सिर्फ उसके लिए हम जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतना समझते हैं। वैसे अभी जो बता दिया वो उतनी काफ़ी है आपके लिए। ठीक, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा और जान लीजिए। ये आपके आंतरिक कोण कहलाते हैं, सिर्फ आप इसी चित्र में ध्यान दीजिए बस, ये आंतरिक कोण होते हैं आपके। ठीक, तो 3 4 और 5, 4 कोण 4 और कोण 5 का योग हमेशा 180 अंश होगा। अगर ये आपका 40 दिया है तो ये आपका 140 होगा, अगर ये आपका 80 है तो ये 5वां कोण आपका 100 होगा। ठीक, इसी तरीके कोण 3 और कोण 6 भी होता है, सेम इसी तरीके। ठीक, ये दो चीज़ें आप जरूर समझ लीजिए। ठीक, अगर आप ये कुछ चीज़ें और समझे तो देखिए इस चित्र में देख लीजिए, दो समांतर रेखाएं खींची गई हैं, ये एक लाइन चली जाए, सीधी लाइन खींच दी जाए। अगर सीधी लाइन खींची गई है, अगर आप समझ सकते हो कोई भी सीधी लाइन पर कोण कितना बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। सीधी लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का ही कोण बनता है, सीधी लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है ना, ये आप जानते हो। ठीक, अगर ये जानते हो कि 180 डिग्री का कोण बनता है तो अब आप ये चीज़ भी देखिए एक बार। अगर मैंने कह दिया ये 60 है तो ये एंगल कौन कितना होगा? अब आप समझ जाइए, सीधी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर इसमें आधा इन्होंने बता दिया 60 है, आधी से कम खैर, या ए इन्होंने बता दिया 60 है, तो ये जो एंगल होगा ना वो आपका 120 हो जाएगा, क्योंकि इस सीधी लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 60 है तो 120 होगा। अगर उन्होंने कह दिया कि ये एंगल 120 है तो ये वाला 60 होगा। इसी तरह एक चित्र और देखिए, उन्होंने कहा कि ये एंगल आपका 30 डिग्री दे दिया उन्होंने, पूछे ये एंगल कितना होगा? तो सीधी बात, सीधी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है तो ये आपका होगा
150, ये एंगल 30 है तो 150 होगा, तभी तो 180 बन रहा है आपका, है ना। तो ये चीज़ समझ गए हो आप, तो ये भी समझ गए होगे आप। अब हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक। जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी सेम उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अगर कुछ उस थ्योरी में छूटा है तो इसमें आप कवर कर लीजिए, मैं बताऊंगा अभी, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी है, तब वाई कोण से, मतलब वाई डिग्री से एक्स डिग्री का मान क्या होगा। वाई कोण से एक्स कोण घटाने के लिए कहा गया है। तो देखिए आप समझिए क्या मैंने कहा था, ये कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला कोण तो ये वाला कोण बराबर होते हैं। आप फिर से थ्योरी समझिए, ठीक। तो ये 110 है तो ए भी आपका 110 हो जाएगा, ठीक। अगर ये 120 है तो ये भी आपका 120 हो जाएगा। अगर ऐसे ही नहीं समझना तो देखिए एक लाइन मैंने बताया था ना, इस पर हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। इस पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये इस पर 180 डिग्री का कोण बनता है तो ये कोण कैसे कई तरीके हैं इसको समझने के। अगर आपने थ्योरी समझ ली हो फिर आप खुद से भी लगा सकते हो। अगर ये 120 है, ये एक सीधी लाइन दी है तो ये तो 60 डिग्री होगा ही, ऑफिशियली 60 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री कोण बनता है। तो आप इसको तो इस तरीके 60 डिग्री निकाल सकते हो। और ये कोण हमेशा बराबर होते हैं। देख लिए ये कोण बराबर होंगे। इसी तरीके वही थ्योरी इस लाइन में भी लग जाती है। इसमें दो अलग अलग दे दी गई हैं लाइन, इसमें दो अलग अलग लाइन दी गई है, ठीक। उसमें मैंने एक लाइन लेकर के समझाया था, लेकिन जितनी भी लाइन दी हो सभी पर वो थ्योरी अलग अलग तरीके से लागू होगी। इस वाले पर थ्योरी इन कोणों पर लागू होगी, वही थ्योरी इन कोणों पर भी लागू होगी, ठीक। या तो आप इस तरीके देख लीजिए, ये 120 है तो ये भी 120 होगी। वो एक लाइन पर कितने डिग्री का कोण, 180 डिग्री का। 120 का इन्होंने दिया तो एक्स डिग्री का कितना हो जाएगा, 60। तभी तो 120 प्लस 60 180 होता है। इस तरीके इसमें 110 दिया है, वाई तो 180 का बनाना है तो कैसे बनेगा, ये 70 डिग्री निकाल आएगा। अगर आप ऐसे जोड़ कर नहीं निकाल पाते तो सीधे जैसे कि ये दोनों मिलकर के कितना बनाएंगे आपका 110 डिग्री प्लस वाई मिलकर के आपका 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए वाई डिग्री का कोण कितना निकलेगा, 110 उधर जाएगा, 180 में से घटेगा, 70 डिग्री निकलेगा कि नहीं। इसी तरीके आप इसमें भी कर लीजिए, ये दोनों जुड़ करके 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, जिस तरीके ये दोनों जुड़ करके 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो अब देखिए हमारा y भी निकल आया, x भी निकल आया। इन्होंने पूछा क्या, y डिग्री माइनस x डिग्री। तो y डिग्री का मान 70 निकला है और x डिग्री का मान 60 निकला है। तो इन दोनों को घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है आपका, 10 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन है इसको दो तरीके से हम करेंगे। एक वो तरीका जो फॉर्मूले पर है, एक वो तरीका जो थोड़ा सा छोटा सा है, ठीक। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। तो कुछ फॉर्मूले वो देख लीजिए एक बार क्या होता है। क्वेश्चन जिस तरीके उसी तरीके हम फॉर्मूले देखेंगे, ठीक। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है उन्होंने। देखिए एक फॉर्मूला, विक्रय मूल्य बराबर हमेशा, ये v जो लिखा है मैंने ये विक्रय मूल्य है, ठीक। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू का चिन्ह लगाइए, अन्यथा मतलब ये 100 प्लस माइनस के a, अभी मैं इसको समझाऊंगा एक बार, बटे 100, ठीक। ये आपका फॉर्मूला हुआ। a जो होता है ना वो होता है आपका लाभ या हानि का प्रतिशत, लाभ का या हानि का प्रतिशत। आप a मान लो, यहाँ x लिखो, जो भी लिखना हो। हानि का आपका ये प्रतिशत होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक। ये 20% दिया है तो यहाँ 20 लिख लिया। अब यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा, ये चिन्ह, इनसे पता चलेगा। अगर लाभ है तो प्लस का चिन्ह, अगर हानि है तो माइनस का चिन्ह, ठीक। तो देखिए इसी में हम रख लेते हैं 390 रुपये में बेचने पर। बेचने का मतलब क्या हो गया, अगर इन्होंने बेचना कहा है तो मतलब विक्रय मूल्य है, अगर इन्होंने खरीदना कहा होता तो वो आपका कहलाता क्रय मूल्य। तो बेचना कहा है 390 रुपये आपका हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो कि आपको ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, और ये 100 प्लस इसलिए लगेगा क्योंकि लाभ कहा है, प्लस का चिन्ह, ए मतलब प्रतिशत जो दिया होता है वो 20 बटे 100। अब देखिए 390 ये आ जाएगा आपका इधर 100, ये क्रय मूल्य, ये आपका 100 प्लस 20 जोड़ करके 120 बनेगा। ये आपका 100 प्लस 20 मिलकर के 120 बनेगा। अब यहीं से काट लीजिए या फिर इसको यहाँ हर में ले जाइए, बराबर का चिन्ह लगा है तो हर में चीज जाएगी, ठीक। तो देखिए 0 से 0 कट गया। अब देखिए ये 2 से कट रहा है, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, इसको 6 से काटिए, 6 छंग 36 जा रहा है,
36, 39 में 36 घटाएंगे 3 हासिल आएगा, 3 जीरो, तो 3 जीरो मतलब 6 पंचे 30। ठीक, अब इसको मल्टीपल कर लीजिए, कितना बन रहा है आपका 65 इंटू 5, तो ये आपका बन रहा है क्रय मूल्य, बोले तो CP। ठीक है ना, CP। तो 55 25, 5 6 30, 2 32, 325 रुपये आपका आंसर आया इससे। तो 325 रुपये आपका सही हो जाएगा। ठीक, लेकिन एक तरीका जो और है जो इससे थोड़ा शॉर्ट है, हम उससे करेंगे। देखिए तो हमारा सेकंड मेथड क्या है, इससे समझते हैं हम। 20% का लाभ होता है, मान लिया हमारा CP कितना है, माना हमारा CP 100%, 100 हमने CP मान लिया अपना। ठीक, अब इन्होंने कहा कि 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ और हानि किस में होता है, क्रय मूल्य में। कोई वस्तु अगर हम खरीद के लाए तो वो कहलाती क्रय मूल्य, फिर बेचते हैं अगर कम में बेची तो हानि होगी। कैसे ज्ञात करते, क्रय मूल्य से हम मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे। अगर विक्रय मूल्य पे ज़्यादा पे बेची है तो लाभ आएगी, कम पे बेची है तो क्रय मूल्य से घटा देंगे तो हानि हो जाएगी। ठीक, तो मतलब लाभ हानि समझ में आ रहा होगा कि आपको क्रय मूल्य से ही घटाना या जोड़ना, जो भी कुछ करोगे लाभ हानि ज्ञात करोगे तो क्रय मूल्य से ही करोगे। तो हमने क्रय मूल्य तो मान लिया CP को मतलब 100। अब उन्होंने कहा 20% पर 20% के लाभ पर बेचता है, तो कितनी पे बेचेगा, 100 + 20 बेचेगा तो 120 पे, तो ये आपका हो जाएगा SP। ये आपका हो जाएगा SP, 120 पे बेचता है। और इस अब SP 120 निकल आया, तो यही जो है ना SP 120, ये किसके बराबर आ रहा है आपका 390 रुपये। क्यों आ रहा है, क्योंकि उन्होंने 390 रुपये पे बेचा है और हमने इसका प्रतिशत निकाल लिया 120% पर बेचा है। ये हमने निकाल लिया 120%। ठीक है ना, जी 100% मान लिया, ठीक, या सिर्फ 100 मान लीजिए। ठीक, तो 120 यूनिट कह लीजिए, अगर ये यूनिट मान रहे हो तो इसे यूनिट कह लीजिए, प्रतिशत मान रहे हो तो 100% हमारा प्रॉफिट है, बेचा हमने 20% के लाभ पर, तो 120% CP हो गया, SP हो गया। ठीक, तो 120 हमारा SP किसके बराबर होगा, 390 रुपये के, क्योंकि ये SP निकलेगा, ये SP निकलेगा। 20% का लाभ हो जाता है, 100 की चीज़ खरीदी और 20% के लाभ पर बेची, मतलब 100 + 20 मतलब कितने पर, 120% पर बेची। लेकिन 120 ये तो प्रतिशत में और रुपयों में वैल्यू दी है कि 390 रुपये में बेची, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे अपने आप। 390 रुपये में बेचने पर 390 रुपये में बेच रहे हैं, तो मतलब कि 120% पर बेच रहे हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए अब क्या, सीधे इसको काटिए, 120% है, इसको काटना शुरू करते हैं। तो पहले हम इसको 3 से काट लीजिए, चाहे 4 से। अगर 3 से काट रहे हैं तो ये 40% बचेगा, या फिर आप सीधे 120% नीचे ले जाइए। ठीक, तो 40% बच रहा, तो 3 से काटने में कितना जी बन रहा है, 130। अब इसको हम 2 से और काट लें, ये हम इस तरीके काट क्यों रहे हैं ये आप अभी समझ जाओ। 2 से काटने पर 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। देखिए 20% बचा है, हमको कितना चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कितना है आपका 100%, जो आपने माना था। तो 100% अगर क्रय मूल्य है, तो अब अगर आपको यहाँ 100% चाहिए तभी वो क्रय मूल्य रुपयों में निकलेगा। ठीक, तो क्रय मूल्य को 100% यहाँ कैसे करोगे, या तो 5 का गुणा कर दें, 5 का मल्टीपल कर दीजिए, आप 100% बन जाएगा। 5 का मल्टीपल कर दो इसमें, 5 का मल्टीपल जैसे ही करोगे तो 20 पंचे 100, तो ये आपका बनता है 100%। तो अब देखिए इधर भी 5 का मल्टीपल तुरंत हो जाएगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा आपको। 55 25, 5 6 30, 2 32, 325 रुपये आपका आंसर आ गया। ये तरीका थोड़ा मतलब सभी को शायद समझ में ना आए, लेकिन आप बार बार देखिए, इस तरीका आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 रुपये हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत क्या है, यही पूछा है इन्होंने। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके करेंगे, देखिए एक तो रेशियो मेथड से। ठीक, तो पहले हम रेशियो मेथड ही देख लेते हैं। इन्होंने क्या क्या, 60,000 से बढ़कर, रेशियो का चिन्ह लगाया हमने, 65,000 हो जाती है। इसी तरीके रेशियो मेथड होता है, कोई भी बढ़कर घटकर हो तो उसको रेशियो मेथड से कीजिए। इन्होंने ठीक है ना, बढ़कर बताया तो 60,000 से 65,000 हो जाती है। पहले काट दीजिए, जो कटे 1 2 3 0 3 0, कितना आ गया रेशियो आपका, 60 रेशियो 65, ये आ गया आपका। पहले जनसंख्या 60 थी, अब 65 हो गई है। तो वृद्धि देखिए कितनी हो गई है, 5 की वृद्धि हो रही है इसमें, 60 से 65 हो रही है, मतलब 5 ही तो बढ़ रहे हैं, दिख भी रहे हैं। 60 में 5 जोड़ दीजिए तो 65 आ जाता। तो उन्होंने कहा वृद्धि प्रतिशत पूछा, तो वृद्धि प्रतिशत कैसे निकलेगा आपका, तो उन्होंने वृद्धि प्रतिशत पूछा है। अगर तो वृद्धि प्रतिशत निकलेगा कितने में निकलना है, जो पहले संख्या कितनी थी 60, वृद्धि कितने की हो गई 5 की, प्रतिशत के लिए 100, तो 20 × 60, 20 × 5 से 100, 55 25/3, इसको मैं अगर भाग 3 का दें
3 8 24, 8 सही 1/3। तो इतने प्रतिशत की आपको वृद्धि हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा? बी ऑप्शन सही हो रहा। ठीक, अब एक और तरीका है, उससे भी मैं करवा देता हूँ। तो देखिए जो सेकंड मेथड है, पहले जनसंख्या कितनी थी? जो पहले थी जनसंख्या वो आपकी दी है इन्होंने 60,000, बढ़कर कितनी हुई? बढ़कर कितनी हो गई है? 65,000। वृद्धि कितनी हुई? इसमें वृद्धि देखिए कितनी हुई, वृद्धि देखिए कितनी हो रही। वृद्धि 65 से 60,000 को घटा दीजिए, कितनी वृद्धि हो रही है? 5,000 की। ठीक है ना। तो इसमें वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं हम, कैसे निकालेंगे? वृद्धि प्रतिशत सीधे 5,000 ऊपर, नीचे आपको 60,000 जो पहले जनसंख्या थी, इंटू 100। देखिए 2 0 2 0 2 0 2 0, 6 से काटिए, पहले 2 से काटिए, 2 3 6, ये 25। तो 25/3 का मतलब क्या हुआ? 8 से 1/3% की वृद्धि हो रही है। आ गया ना आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको करने से पहले एक चीज़ आप देख लीजिए, एक फॉर्मूला M1 D1 H1 बटे W1 M2 D2 H2 बटे W2। M क्या होता है? मैन हो गया, मतलब आदमी, ये डे हो गया दिन, ये घंटे, ये वर्क काम हो गया। ठीक, काम को नीचे लिखते हैं। ठीक, और ये इसी तरीके इसमें भी है, जो दूसरे लोगों का काम, अगर दो लोगों के काम की तुलना की जा रही है। ठीक है ना। तो देखिए इसी का पालन करेंगे हम इस क्वेश्चन में, क्योंकि दो लोगों की तुलना की जाती है। कुछ लोग मिलकर कितना काम करते हैं, तो इसी तरीके दूसरे लोग कितने दिनों में करेंगे उतना ही काम। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब देखते हैं इसमें कैसा है ये क्वेश्चन। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? तुलना की गई है, अगर 40 व्यक्ति इतने दिनों में खाते हैं तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। तो देखिए मान लिया M1 मान के लिए क्वेश्चन में दिया है, M1 कितना दिया? 40, D1 दिया है आपका 30, और घंटे आपका नहीं दिया, तो जो चीज़ ना दी जाए वो खत्म हो गई। ठीक, 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, इतने लोग मिलकर के इतना काम कर रहे हैं, इतना खा रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं। तो काम कहाँ लिखते हैं हम? नीचे। अब देखिए कितने दिनों में दिन है ना, 30 व्यक्ति कितने दिनों में मिलकर के खाएंगे? कितना? 500 किलोग्राम चावल। तो इतना काम इतने व्यक्ति मिलकर कितने दिनों में खाएंगे? तो ये ज्ञात करने के लिए दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। अब काट लीजिए, 2 0 से 2 0 चले गए, 1 0 से, ये 30 में पूरा 30 कट गया। ठीक, अब ये 2 बचे, ये 20। तो दिनों की संख्या कितनी आ रही है आपकी? D 20 इंटू ये कितने हैं? 5, नीचे 5 बचे थे, तो कितना आंसर आ गया? 100 दिनों में काम करेंगे। कितने लोग? 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल को 100 दिनों में खाएंगे। तो सही आंसर आपका डी हो गया। ठीक, आशा करता हूँ वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में बताइए। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर।